दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए विशेष रूप से समर्पित इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और ये जो वीडियो श्रृंखला है जहां हमने इतिहास वैकल्पिक विषय के पेपर 1 से शुरुआत की है, उसके चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 है। जैसा कि मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, यहाँ पर इस YouTube चैनल पर पूरी की पूरी इतिहास वैकल्पिक विषय की कक्षाएं चैप्टर वाइज फॉर्मेट में, टॉपिक और सब टॉपिक फॉर्मेट में उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं इतिहास वैकल्पिक विषय के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, उन पर भी बहुत ही विस्तार के साथ चर्चा की जाएगी। तो चूंकि हम टॉपिक और सब टॉपिक वाइज फॉर्मेट पे चल रहे हैं, तो उसी फॉर्मेट में आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता जिसको आप कहते हो, में सामाजिक स्थिति, है ना, सामाजिक दशा। तो आज का विषय है आईवीसी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल में सामाजिक दशाएं, सोशल कंडीशंस, सामाजिक दशाएं, सोशल कंडीशंस या जो सोसाइटी है, समाज, इस पे आज हम बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने लेक्चर नंबर 9 से नहीं शुरू करना है, मेरी क्लास को ठीक ढंग से समझने के लिए आपको टॉपिक के लिंकेजेस को समझना होगा, तो बेहतर होगा आप वीडियोस को लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू करें। तो इसके पहले के लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 8 था, वहाँ पर मैंने एक टॉपिक का नाम बताया था आपको। मैंने कहा था कि पीपल, स्टेट, पीपल, सोसाइटी एंड स्टेट, इन तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ के देखना है। और रिलीजन तो ऑलरेडी इससे जुड़ता हुआ एक पक्ष है जिस पे हमने पहले के लेक्चर में ऑलरेडी विस्तार में चर्चा कर लिया, धर्म पे चर्चा कर लिया। तो पीपल, सोसाइटी एंड स्टेट, है ना। तो यहाँ पे हम हड़प्पा वासियों की बात कर रहे हैं। जब हम पीपल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम हड़प्पा वासी कह रहे हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता के जो रहने वाले लोग थे वो आखिर कौन थे, है ना। इनका ओरिजिन क्या था, इनकी उत्पत्ति क्या थी, ये लोग कहाँ से आए थे, इस पर हमने बहुत विस्तार में एक वीडियो बनाया है जो हमारे YouTube चैनल पर लेक्चर नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, इस पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया। जहाँ हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के अगर हम जनसंख्या के संगठन की बात करें या हड़प्पावासी कहाँ से आए थे, तो इस बात का आंसर हमें लीनियर माइग्रेशन थियरी के आधार पर नहीं देना है, एक रेखीय आवर्जन सिद्धांत के आधार पर नहीं देना है। हड़प्पावासी कौन थे, इसका कोई एब्स्ट्रैक्ट आंसर नहीं है। किसी एक प्रजातीय समूह से हड़प्पावासियों को जोड़ देना न तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तर्कसंगत है और न इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से भी। तो जो नई रिसर्चेज हैं जो जेनेटिक्स बेस्ड हैं, उन्होंने इस बात को एस्टैब्लिश किया है, स्थापित किया है कि हड़प्पावासी कौन थे। ये मैंने पिछली क्लास में बताया कि हड़प्पावासी कौन थे। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, AASI प्लस ईरान रिलेटेड अर्ली फार्मर्स प्लस ईरान रिलेटेड अर्ली फार्मर्स। और AASI की हम बात करते हैं तो क्षेत्रीय संस्कृतियां जो है, डिफरेंट रीजनल कल्चर्स, विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों में, हिंदी में ही लिख रहा हूं क्योंकि हिंदी माध्यम की कक्षा है। तो विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियां, ये भी ASI का ही पार्ट है, क्योंकि ASI का मतलब है एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ एशियन इंडियंस, है ना। तो ASI का ही हिस्सा है। तो इसमें हमने बताया था कि जो हंटर फूड गैदरर्स ग्रुप है, शिकारी खाद्य संग्राहक समूह है, इसके अलावा विभिन्न जो छोटी छोटी कृषियां थी अलग अलग क्षेत्रों में विद्यमान थी, वहां के लोग प्लस ईरान से एक ग्रुप जो स्प्लिट हुआ, उसके अर्ली फार्मर्स का भी कंपोजिशन माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग वो थे, है ना। तो इसका एक डिटेल वीडियो पड़ा है एलेट में, आप जाके देखिएगा इसको। तो इस पीपल, स्टेट, पीपल, सोसाइटी एंड स्टेट, इसमें पीपल पर तो हम बहुत ही गंभीर चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज जिस मुद्दे पे हमें बात करना है वो है सोसाइटी या समाज। और फिर इसके बाद की जो वीडियो होगी L10 में हम बात करेंगे स्टेट पे, राज्य पे, कि राज्य का स्वरूप कैसा था, प्रकृति कैसी थी,
प्रशासनिक ढांचा कैसा था, इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। हालांकि जब भी मैं किसी टॉपिक को डिस्कस करता हूँ तो जैसे समाज के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रेफरेंसेस राज्य के भी आ जाते हैं, धर्म के आ जाते हैं, तो पूरी तरह से सेग्रीगेट करके अलग करके तो नहीं ही देखा जा सकता। समाज और धर्म, सामाजिक दशाएं और धार्मिक दशाएं दोनों एक दूसरे से गहरे रूप से संबद्ध है, पिछली क्लास मैंने बताया था। तो दोनों को अलग करके पूरी तरह से सेग्रीगेट करके देखना थोड़ा मुश्किल काम है। तो चलिए सामाजिक जीवन से संबंधित पहलुओं को हम चर्चा करते हैं। तो सामाजिक जीवन में मेरा एक और YouTube चैनल है जो IAS इनसाइट्स बाय सौरभ सर के नाम से है, जिसमें मैंने GS फाउंडेशन के लिए हिस्ट्री की सारी लेक्चर्स अपलोड की हुई है। हिंदी, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री और एंशिएंट मिडिवल, ये सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं। हालांकि उसमें कुछ लेक्चर्स इंग्लिश में हैं, कुछ हिंदी में हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शनल के लिए सारे लेक्चर्स मिलेंगे। और एक बात को मैं बार बार एम्फेसाइज करता रहा हूँ कि GS पढ़ते समय हमारी जो दृष्टि है और ऑप्शनल पढ़ते समय हमारी जो दृष्टि है ना, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर रखना होगा। अगर हम ऑप्शनल को GS के पर्सपेक्टिव से समझने लगेंगे तो फिर इससे हमारी ऑप्शनल की भी तैयारी अच्छी नहीं होगी और GS की भी तैयारी अच्छी नहीं होगी। तो जब हम ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो हमें किन चीज़ों पे चर्चा करनी है? आइडियाज़, विचार, डेवलपमेंट्स, सांस्कृतिक विकास, और इसके साथ ही साथ उन चर्चाओं में हमें शामिल करना पड़ेगा नए ऐतिहासिक अनुसंधानों को, न्यू हिस्टोरिकल रिसर्चेस को। अगर हम ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, यानी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, हालिया विकास है इतिहास से संबंधित, उसमें से किसी विकास या अप्रोच को हम छोड़ नहीं सकते। जैसे सामाजिक जीवन की दशाएं मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं, और मतलब मैं ये बात किसी फ्रस्ट्रेशन से नहीं कह रहा हूं, बस मैं एक जिम्मेदारी का एहसास है मुझे और इस भाव से कह रहा हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि दूसरे टीचर्स भी इस जिम्मेदारी को समझेंगे और थोड़ा खुद को अपडेट रखने की कोशिश करेंगे। मैंने मार्केट में कई सारे ऑप्शनल के टीचर्स के नोट्स देखे, क्योंकि हिंदी माध्यम में नहीं पढ़ा रहा हूँ, 7-8 सालों से नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स, बहुत सारे शिक्षकों के नोट्स से ये जो नए डेवलपमेंट्स हैं और नई स्टडीज़ हैं, इनको नहीं देखा, उनको इंक्लूड नहीं किया गया ऑप्शनल की क्लासेस में, और ऑप्शनल की क्लासेस को GS की तरह पढ़ाया गया। तो हिस्ट्री ऑप्शनल जो है, इतिहास वैकल्पिक विषय, मैं फिलॉसफी ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ, इतिहास भी पढ़ाता हूँ, लेकिन जितने भी ऑप्शनल्स हैं उन सारे के सारे ऑप्शनल्स में जो हिस्ट्री ऑप्शनल है उसको मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। कोई साहित्य है, इतिहास है, तो इतिहास ऑप्शनल को मैं वाकई अलग तरीके से देखता हूँ। मतलब शुरू में तो मुझे भी लगता था कि बाकी सारे ऑप्शनल्स की तरह इतिहास ऑप्शनल भी वैसे ही है, बट जब मैंने ठीक से इतिहास को जाना और समझा तो मुझे लगा नहीं, इतिहास ऑप्शनल कहीं ना कहीं है ना, इसकी एक अपनी अलग विशेष स्थिति है, लेकिन इसको थोड़ा ढंग से समझा जाए, है ना, तो ये आसान भी है और मार्क्स फेचिंग भी है। तो चलिए हम उसी अप्रोच को शामिल करते हुए, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को शामिल करते हुए, न्यू हिस्टोरिकल रिसर्चेस को शामिल करते हुए इस डिस्कशन को हम कंक्लूड करेंगे। हालांकि GS की क्लासेस में मैंने दूसरा अप्रोच पे पढ़ा है, आप वीडियो देखिएगा आपको पता चलेगा, बट यहाँ पे हम पूरा का पूरा ढर्रा जो है पढ़ने का वो चेंज करेंगे। तो सामाजिक जीवन की दशाओं में सबसे पहले देखो, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हो तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि इस टॉपिक से जुड़े हुए कितने आयाम या डायमेंशंस बन सकते हैं, और ये आयाम कैसे हो? महत्वपूर्ण आयाम हो, जिससे इस टॉपिक की समग्र समझ, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हो। तो हमें ये बात समझना होगा कि कितने डायमेंशंस हो सकते हैं जब हम सोसाइटी को समझ रहे हैं, समाज को समझ रहे हैं, और ख़ास तौर से हम प्रोटो हिस्ट्री या आद्य इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता इसी कैटेगरी में आता है। मैंने पहली दूसरी क्लास में बताया था आपको, प्रोटो हिस्ट्री के दौर की इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर हमारे पास लिखित साक्ष्य या साहित्यिक स्रोत जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट हैं। कुछ हमें मिला है स्क्रिप्ट, IBC पीपल वेर लिटरेट पीपल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग साक्षर लोग थे, हमें स्क्रिप्ट भी मिला है, लिपि भी मिली है, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, जिसे हम चित्र लेखात्मक लिपि या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो बड़ा मुश्किल है सामाजिक जीवन की दशाओं को समझना जब हमारे पास लिखित साक्ष्य
है ही नहीं। हमारी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग, समझ किस बात पर निर्भर है? पुरातात्विक साक्ष्यों पर। और देखो, समय के साथ साथ क्या होता है, नए नए पुरातात्विक साक्ष्य प्रकाश में आते रहते हैं। न्यू आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफन कम टू लाइट। और इन नए पुरातात्विक साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में जो इतिहास के जिज्ञासु रिसर्चर्स हैं वो रिसर्च भी करते हैं। जो पुरातत्वविद हैं या फिर इतिहास के जो रिसर्च करने वाले बच्चे हैं वो नए रिसर्चेस करते हैं, और नए रिसर्चेस के साथ नई बातें सामने आ जाती हैं। तो इस बात की पूरी संभावना बनती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक जीवन के बारे में हमारी जो धारणा आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले जो थी, उसमें आज कुछ बदलाव हुआ है। और ये भी संभव है कि आने वाले 10 या 20 साल बाद अभी हमारी जो धारणा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इस धारणा में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखे जा सकते हैं। इसीलिए जब हम आंसर लिखते हैं इस टॉपिक से संबंधित, तो आमतौर पर आंसर लिखते हुए संभवतः शब्द या शायद ऐसा रहा होगा, या हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसका एक इंटरप्रिटेशन, इसकी एक व्याख्या ऐसी भी हो सकती है, इस तरह के शब्दों का, वाक्यांशों का हम प्रयोग करते हैं। तो लिखने में बड़ा हमें सतर्क रहना होता है कि अलग अलग हम विचार दें, है ना, और संभवतः ऐसा रहा होगा, एक विचार ये भी है, एक मान्यता ये भी है, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य इस तरफ भी संकेत करते हैं। ऐसे भाषा की जो विनम्रता है, इसको बनाए रखते हुए हमें चीज़ों को लिखना होता है। तो सामाजिक जीवन में पहली बात जो हमें समझनी है, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, पीपल या लोग, यानी कि सामाजिक जीवन समझने से पहले समाज में जो लोग हैं, है ना, ये आए कहां से थे, हड़प्पावासी कौन थे, इस बात की तो जानकारी हमें होनी ही चाहिए। हड़प्पावासी कौन थे? समाज को समझने के क्रम में समाज के लोगों का ओरिजिन जो है ये हमें समझना होगा। हड़प्पावासी कौन थे, ये लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, हड़प्पावासी कौन थे। साथ ही साथ जो जनसंख्या थी, उस जनसंख्या का संगठन कैसा था, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का संगठन कैसा रहा है ना। जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या में जो अलग अलग कार्य समूह के लोग रहे हैं, यानी कि इस जनसंख्या संगठन के साथ साथ हमें, अगर जनसंख्या में विविधता है तो उस जनसंख्या की विविधता को भी समझना होगा। जैसे एक विविधता तो ओरिजिन या उद्भव के स्तर पर देखी जाती है। इस विविधता का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं कि हड़प्पावासी कौन थे, यानी कि उद्भव के स्तर पर, ओरिजिन के स्तर पर जो विविधता देखी गई है उसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं। लेकिन जनसंख्या में कई बार क्या होता है कि सामाजिक स्थिति और श्रम के आधार पर भी जनसंख्या के कंपोजिशन अलग अलग हो सकते हैं। तो वो कंपोजिशन क्या था ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक जो डायमेंशन है वो हमारा ये बनता है। दूसरा डायमेंशन जो हो सकता है वो ये है कि किसी भी समाज को अगर हम जानना समझना चाहते हैं, समाज की प्रगतिशीलता को जांचना परखना चाहते हैं, तो हमें उस समाज में महिलाओं की स्थिति पर विचार करना चाहिए। समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, यानी समाज में महिलाओं की स्थिति, अगर इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए तो बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हमें खुद ही मिल जाएगा। यानी समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, क्या समाज मातृसत्तात्मक था? ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो उभर के सामने आता है। मैंने सीधा यही प्रश्न को क्यों उठाया कि क्या समाज मातृसत्तात्मक था, मैट्रिलिनियल था? इसके पीछे रीजन है कि जो पुराने रिसर्चेस हैं या ओल्डर स्टडीज हैं, हिस्टोरिकल स्टडीज हैं, वो आमतौर पे इसी तरफ इशारा करते हैं कि सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। मदर गॉडेस, मातृदेवी की मूर्ति का बहुतायत मात्रा में मिलना भी इसी तरफ संकेतित करता है। तो पुराने रिसर्च इधर ही इशारा करते हैं। हालांकि जो नए रिसर्चेस हैं उन्होंने इस मान्यता पर प्रश्न चिन्ह उठाया है। तो ये बात हमें समझना है कि समाज मातृसत्तात्मक या मैट्रिलिनियल था कि नहीं था। क्या समाज में लैंगिक विभेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर डिस्पैरिटीज, लैंगिक असमानताएं विद्यमान थी? तो ये एक दूसरा पैरामीटर हो गया कि क्या समाज में लैंगिक असमानताएं थी, जेंडर डिस्पैरिटीज थी,
लैंगिक असमानताएं। तो इस मुद्दे पर भी हमें विचार करना होगा कि क्या समाज में लैंगिक असमानताएं, जेंडर डिस्पैरिटीज थी। अच्छा देखो, आमतौर पे हम क्या देखते हैं कि आपने देखा होगा छोटे शहरों में, गांवों में, कि जहां पे महिलाओं की निम्न दशा है या जब महिलाओं की स्थिति अधीनस्थ की भांति है, वहां पर आप देखेंगे कि घर के समस्त कार्य का बोझ महिला के ऊपर डाल दिया जाता है, यानी कि जो श्रम का भार है वो महिलाओं पर डाल दिया जाता है। ये कब होता है? अगर महिला, वुमेन, वर्किंग नहीं है, कार्यशील नहीं है, अगर महिला परिवार में उसकी निर्भरता पुरुषों पर है, डिपेंडेंस ऑन वुमेन और डिपेंडेंस ऑन हस्बैंड, ऐसी स्थिति में घर के सारे काम का बोझ किस पे डाल दिया जाएगा? महिला पे, है ना। श्रम का भार किसके ऊपर डाल दिया जाएगा? महिला पे। तो जब हम किसी परिवार को देखते हैं और ये देखते हैं कि परिवार में श्रम का भार किसके ऊपर है, अगर महिलाओं के ऊपर है, यानी कि वहां पे जो कह सकते हैं कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, आर्थिक भागीदारी है महिलाओं का, उसका स्तर क्या है? निम्न है। तो एक ये भी इंडिकेटर हो सकता है कि जो बर्डन ऑफ लेबर है, श्रम का भार, ये श्रम का भार आखिर किसके ऊपर है? ठीक है। और महिलाओं का इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, आर्थिक गतिविधियों में पार्टिसिपेशन है कि नहीं, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी है कि नहीं। तो और भी कई सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरा पैरामीटर ये हो सकता है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं सोसाइटी को। फिर हमें यह भी देखना होता है कि क्या समाज में सामाजिक विभेद की स्थिति है, असमानता की स्थिति है, क्या समाज में एक वर्ग संरचना है, क्या समाज में अमीर गरीब जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, क्या समाज में कुछ लोग समृद्ध हैं, संसाधन संपन्न हैं और कुछ लोग विपन्नता की स्थिति में जी रहे हैं, क्या कुछ लोग मालिक हैं, अभिजन हैं, एलीट हैं, क्या कुछ लोग श्रमिक हैं। ये भी एक पैरामीटर है जिसके आधार पर हम समाज की परख कर सकते हैं। तो ये जो तीसरा पैरामीटर है, पैरामीटर नंबर सी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज में क्या सामाजिक विभेद या असमानता की स्थिति है। सामाजिक विभेद एवं असमानता, सोशल डिफरेंशिएशन एंड इनइक्वालिटी। और अगर ये असमानता है तो ये असमानता किस प्रकार की है? इस बात को अगर हम समझ ले कि असमानता है तो यह असमानता किस प्रकार की है। समाज में क्या सामाजिक विभेद है? किस आधार पर? वर्ग संरचना के आधार पर। तो समाज की वर्ग संरचना कैसी है, और इस वर्ग संरचना में जो समाज में जो जनसंख्या है, इस वर्ग संरचना की विविधता कैसी है, इस बात को भी अगर हम समझ लें कि ये जो वर्ग संरचना अगर है तो कितना विविध है ना। इस बात को अगर हम समझें कि असमानता है तो कहाँ दिखती है, समाज में कौन कौन से वर्ग हैं, समाज में कौन कौन से व्यवसाय हैं, है ना, अमीर और गरीब जैसे वर्ग है कि नहीं, श्रमिक है कि नहीं, दास प्रथा जैसी चीज को के बारे में, स्लेवरी के बारे में हम यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं, है ना। समाज में क्या पुरोहित वर्ग है कि नहीं, शासक है कि नहीं, क्या समाज में कोई एब्सोल्यूट मोनार्क, निरंकुश, है ना, शासक जैसी भी कोई चीज एग्जिस्ट है जो टॉप पे है। समाज में ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, लेकिन ये नौकरशाही कैसी है, कि नौकरशाही के स्तर क्या है, नौकरशाही में जो हायरार्किकल सिस्टम था, सोपान क्रमिक व्यवस्था, वो हायरार्किकल सिस्टम कैसी है। तो तमाम ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। और लास्टली हम ये देख लेंगे कि सिंधु समाज का या हड़प्पा समाज का वर्गीय ढांचा कैसा था, सिंधु समाज का या हड़प्पा समाज का वर्गीय ढांचा कैसा था। ये भी एक डायमेंशन हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि समाज में समृद्ध वर्ग है, कृषक है, पुरोहित है, सैनिक है, इस तरह की चीजें, शिल्पकार है, तो वर्गीय ढांचा इसे ही हम कहते हैं क्लास कंपोजिशन, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समाज का क्लास कंपोजिशन कैसा था, क्लास कंपोजिशन कैसा था। इतनी बातें समझने के बाद हमें एक बात और समझनी पड़ेगी कि सामाजिक जीवन के बारे में जो ओल्ड रिसर्चेस हैं, ओल्ड हिस्टोरिकल स्टडीज हैं, ओल्ड ट्रेडिशनल, इसको ओल्डर स्टडीज लिख दे रहा हूं मैं, ओल्डर स्टडीज, जो पहले के अध्ययन हैं, यानी कि 10-20 साल पहले के जो अध्ययन है, 1920s 90s, इस दौर के जो अध्ययन है, और लेटेस्ट रिसर्चेस हैं, है ना,
तो लेटेस्ट रिसर्चेस में क्या बात कहा गया है, लेटेस्ट रिसर्चेस में इतिहासकारों ने जो बात कही है उस बात का एसेंस क्या है, सारांश क्या है। अब ऐसा नहीं है यहाँ पे पूरा आप इतिहासकारों वाला एक नोट्स ही बना डाले 10-20 पेज का, ऐसा नहीं, लेकिन हमें एक लब्बुलुआब पता होना चाहिए, चीज़ों का एसेंस पता होना चाहिए कि ओल्डर स्टडीज इन बातों पे फोकस करती है और जो लेटेस्ट रिसर्चेस हैं वो इन बातों पे फोकस करते हैं। तो ये भी हमें एक डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये डायमेंशंस आपने देख लिया। आगे मैं इनमें से, इन सारे डायमेंशंस में से एक एक पहलू को एक्सप्लोर करूंगा, आपके सामने डिस्कस करूंगा। लेकिन क्योंकि हमें विषय में प्रवेश करना है और अगर जहां हम प्रवेश करने चाह रहे हैं, जिस विषय में अंदर तक मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं, अगर उसका खाका आपके दिमाग में नहीं बनेगा तो मैं लेक्चर देता चला जाऊंगा और आइडियाज बिखरते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये करना है कि सीरियसली मैं जो कुछ भी बता रहा हूं आपको, इन सभी चीज़ों का नोट्स तैयार करना। अगर आप लेक्चर नंबर 9 का वीडियो देख रहे हैं तो रुक जाइए, लेक्चर नंबर 1 पे जाइए और वहां से देखना शुरू करिए। एक नोटबुक लीजिए और उसमें जितने टॉपिक मैं बता रहा हूं इनके हैंड रिटन नोट्स तैयार करिए। इसके बाद हर चैप्टर के बाद मैं PYQ अपलोड करूंगा, फिर वो सारे के सारे PYQs के डिस्कशन सुनिए और अपने हाथ से उसका नोट्स बनाइए। ऐसे पूरे ऑप्शनल को मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़िए। और फिर ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा के कहीं संन्यास लेने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं प्रीमियम बैचेस भी लॉन्च करूंगा ऑप्शनल के। तो यहाँ पे जो बच्चे पढ़ेंगे हिस्ट्री, इनमें से जो बच्चे अवेयर होंगे, जिनकी रुचि इतिहास में बढ़ेगी, उन बच्चों को फिल्टर करके मैं उनका एक बैच बनाऊंगा। उनके साथ मैं इंटरेक्टिव सेशंस लूंगा, उनको पर्सनल मेंटरशिप दूंगा और उनको आंसर राइटिंग स्किल्स अलग से सिखाऊंगा। ऑब्वियस है कि वो पेड कोर्स होगा, बट यहाँ पे फ्री में मैं उतना दे दूंगा जितनी 2-4 कोचिंगें मिलकर आपको हिस्ट्री में नहीं पढ़ा पाएंगे। इस बात की तो गारंटी है, ठीक है। क्वालिटी, मेरी क्लास की क्वालिटी की गारंटी है, ये मैं आपको बता दूं, है ना। मतलब क्वालिटी इज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड। इस बात की तो मैं खुल के बोलता हूँ, इसमें कोई झिझकने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर मेरे एफर्ट होंगे तो लेक्चर में विजिबल होंगे। तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, क्लास की गुणवत्ता के लिए। और आप 1-2 चैप्टर पढ़ेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। और मेरी क्लास कितनी बेहतर है ये समझने के लिए दूसरे क्लासेस में दूसरे टीचर्स की नोट्स और प्रिंटेड बुकलेट उठा के आपको देख लेनी है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दूसरे टीचर्स के डेमो लेक्चर्स देख लेने हैं, यू विल गेट द आंसर बाय योरसेल्फ। एंड आई एम नॉट एरोगेंट व्हाइल मेकिंग दिस स्टेटमेंट, है ना। मैं बिल्कुल एरोगेंट नहीं हूं, है ना। ये बात आपको समझनी है। चलिए, अब देखो, मैंने कहा कि एक और डायमेंशन है। वो डायमेंशन क्या है कि इतिहास दृष्टि क्या है, इस टॉपिक से जुड़ी हुई इतिहास दृष्टि क्या कहती है। तो इस बात को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दूं, फिर मैं आगे एंटर करूंगा तो आपको चीजें बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। तो देखो, इतिहास दृष्टि में 2 तरह के हम दृष्टिकोणों की बात करेंगे। एक हम कहेंगे पुराने अध्ययन एवं निष्कर्ष। पुराने अध्ययन एवं निष्कर्ष वो क्या है, और नवीनतम शोधों से प्राप्त निष्कर्ष, न्यू रिसर्चेस एंड द कंक्लूजन डिराइव्ड फ्रॉम दीज रिसोर्सेज। तो नवीनतम शोधों से प्राप्त निष्कर्ष, नवीनतम शोधों से प्राप्त निष्कर्ष। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो भी घबराए नहीं, है ना। प्योर इंग्लिश के लिए भी मैंने एक अलग यूट्यूब चैनल बनाया है और बहुत जल्द उस पर मैं कॉन्टिन्यूअस वीडियोस उस पर भी अपलोड करने लगूंगा। चूँकि ये सारी क्लासेस फ्री हैं तो टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट हाँ, मेरी कोशिश होगी कि पैरेलली दोनों पे चले। जैसे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन फिनिश हो तो उस पर अपलोड होना शुरू हो जाए, और वहाँ पे 100% इंग्लिश में लेक्चर्स होंगे, जिससे कि हमारे साउथ इंडिया के जो बच्चे हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं उनको भाषा में किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। तो उस चैनल पे 100% इंग्लिश में लेक्चर्स होगा और मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो पुराने अध्ययन और उनसे प्राप्त निष्कर्ष। जब हम पुराने अध्ययन और उनसे प्राप्त निष्कर्ष की बात कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे मोटा मोटी हम जो समय काल ले रहे हैं वो 1950 से 1980s के दौर का समय ले रहे हैं। और जब हम नवीनतम शोध और उनसे प्राप्त निष्कर्ष की बात कर रहे हैं तो हम 1990s के बाद से लेकर वर्तमान समय तक के काल को ले रहे हैं। तो देखो, 1980s तक, मतलब ये कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन नहीं है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। जो ऐतिहासिक शोध हुए और उनसे प्राप्त निष्कर्ष जो थे
वो ये बता रहे थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, मैं शॉर्ट में आईबीसी लिख दे रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता आप समझ पाएंगे, आईबीसी बताता है, कोड है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शांतिपूर्ण थी, पीसफुल थी। जैसे भी डॉक्टर देवदत्त पटनायक की भी एक किताब आई है, तो उन्होंने अहिंसक सभ्यता इसको बताया। तो एक तो विचार ये है कि पीसफुल सिविलाइजेशन थी, शांतिपूर्ण और अहिंसक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज को समतावादी भी बताया गया, समाज को समतावादी भी बताया गया, यानी इगैलिटेरियन भी बताया गया, समतावादी भी बताया गया। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में समाज को गैर सैन्यवादी भी बताया गया, नॉन मिलिटरिस्टिक भी बताया गया, गैर सैन्यवादी नॉन मिलिटरिस्टिक भी बताया गया, यानी कि सैन्यवाद की तरफ ये लोग कम उन्मुख थे, है ना। और इसलिए सभ्यता क्या थी? एक मतलब शांतिपूर्ण सभ्यता भी थी। और आमतौर पे जीएस वगैरह की क्लासेस में कुछ ऐसा ही विचार आपने पढ़ा भी होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बड़े ही शांतिप्रिय थे, अहिंसक थे, है ना। गांधी जी का अहिंसा यहीं पे सबसे पहले आया। तो इस तरह की चीजें आपने पढ़ी भी होंगी। और एक और विचार आपने पढ़ा होगा कि जैसे एक स्टैचू मिला है, स्टोन स्टैचू, जिसपे मैं पहले बात कर चुका हूं, इमेज आपको दिखा के, जिसको कुछ इतिहासकारों ने प्रीस्ट किंग कहा था, पुरोहित राजा कहा था। स्टोन का बना हुआ है, पत्थर की बनी हुई ये स्टैचू है। पहले की वीडियोस में मैं इमेज दिखा चुका हूं। और जो एक शॉल ओढ़े हुए है, उसकी बियर्ड है मेसोपोटामियन स्टाइल में, है ना, दाढ़ी वाला पुरुष, 3 स्तरों का बना हुआ कपड़ा पहना हुआ है। उस मूर्ति का जो निचला हिस्सा है वो हमें नहीं प्राप्त हुआ, उसको कुछ लोगों ने प्रीस्ट किंग कहा, पुरोहित राजा कहा। तो पुरोहित कहा, तो ये कहने का मतलब ये था, कहना ये चाहते थे कुछ इतिहासकार कि देखो, कोई भी समाज और कोई भी राज व्यवस्था, कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और कुछ इतिहासकार ये कहना चाहते थे कि शक्ति जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में ये पुरोहितवाद से जनरेट होती थी, यानी कि जो शक्ति थी वो पुरोहितों के माध्यम से संचालित होती थी। और उसको पुरोहित राजा भी कहा, लोगों ने प्रीस्ट किंग भी कहा। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उसको प्रीस्ट किंग कहने में कठिनाई है। क्यों कठिनाई है ये भी मैंने बताया था, ठीक है, कि योगी की मुद्रा में बैठा हुआ, आधी आंख बंद आधी आंख खुली, ऐसा किया हुआ हर आदमी प्रीस्ट तो नहीं है ना, हर आदमी योगी नहीं है। तो देखो, एक विचार ये था पुरोहित राजा, यानी कि शक्ति जो थी वो पुरोहितों के माध्यम से स्थापित और संचालित थी। एक विचार ये भी है, जबकि ये विचार जो है ना, शक्ति का पुरोहितों के माध्यम से स्थापित होना, पुरोहितों के माध्यम से स्थापित एवं संचालित होना, यह आउटडेटेड विचार है। शक्ति का पुरोहितों के माध्यम से स्थापित एवं संचालित होना, पावर was derived and was operated by priesthood। ये भी विचार क्या है? ये भी विचार बहुत तर्कसंगत नहीं है। न्यू स्टडीज में इस पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। और एक और विचार, जैसे मैंने कहा ना, शांतिपूर्ण यहाँ पे लिखा गया है, यानी कुछ इतिहासकार ये कहते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एकदम शांत प्रवृत्ति के लोग थे, लड़ाई झगड़े से दूर रहते थे, युद्ध और प्रतिस्पर्धा से दूरी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेमना थे, ठीक है, युद्ध और प्रतिस्पर्धा से दूरी। बाद के रिसर्चर्स ने कहा नहीं, इस बात को भी क्वेश्चन किया उन्होंने कि हड़प्पन्स अवॉइडेड वॉरफेयर, युद्ध और प्रतिस्पर्धा से दूरी। तो चलिए, हड़प्पन्स जो थे वो युद्ध और प्रतिस्पर्धा से दूरी बनाए रखते थे। जब ऐसी बात कही जाए, युद्ध और प्रतिस्पर्धा से दूरी, तो ये इशारा किधर कर रहा है? शांतिपूर्ण की तरफ, गैर सैन्यवादी नॉन मिलिटरिस्टिक अप्रोच की तरफ। लेकिन इधर 1990s के बाद जो रिसर्चेस हुए, उन रिसर्चर्स ने ये बात कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता, यहां पर गहरी सामाजिक असमानता थी, डीप सोशल इनइक्वालिटी थी। तो देखो यहां पे क्या है, समतावादी की बात की गई है। ये विचार नए रिसर्चर्स में क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। यहां कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थी? गहरी सामाजिक असमानता थी, डीप सोशल इनइक्वालिटी थी, डीप सोशल इनइक्वालिटी थी। और इस चैनल को केवल हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चे ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे एक आइडिया रहे
है ना, एटलीस्ट कि हम हिस्ट्री वाले बच्चों से ही बातचीत कर रहे हैं, और अगर आपके कांटेक्ट में बच्चे हों जिनको इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है तो आप शेयर भी करें बच्चों के साथ। चलिए, तो डीप सोशल इनइक्वालिटी, गहरी सामाजिक असमानता थी। तो देखो ये वाला विचार तो क्वेश्चन हो गया ना। अच्छा, नए रिसर्चेस में कुछ हिस्टोरियंस ने दास्ता की भी बात कर दी, श्रमिकों की भी बात कर दी, स्लेवरी की भी बात कर दी, दास्ता में स्लेवरी की भी बात कर दी। ग्राउंड क्या है आगे मैं डिस्कस करूंगा कि कुछ लोगों ने कहा मेसोपोटामिया दासों का निर्यात किया जाता था। मेसोपोटामिया में श्रमिक बस्ती भी बनी हुई है। कुछ ऐसे शहर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जब उनके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो हमें श्रमिक आवास भी नजर आता है। तो कुछ लोगों ने इशारा किया स्लेवरी सिस्टम की तरफ कि दास्ता प्रथा जैसी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में यहां पे देखो फिर क्वेश्चन होगा, अगर हम कहें कि अभिजन वर्ग जिसको आज आप एलीट क्लास कहते हो, अभिजन वर्ग, तो अगर मैं कहूं कि अभिजन वर्ग की उपस्थिति थी और संसाधन जो है उसका केंद्रीकरण अभिजन वर्ग के हाथ में था, जैसे ही मैं ये बात कहता हूं कि अभिजन वर्ग की उपस्थिति थी तो फिर से ये जो समतावादी वाला विचार है ये क्या हो जा रहा है, क्वेश्चन हो जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि नए रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, पहले कही गई बातों को क्या कर दे रहे हैं, क्वेश्चन कर दे रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि सैन्य क्षमता इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो थी, पुराने स्टडीज में उसको कम करके आका गया। जैसे यहाँ क्या कहा गया कि युद्ध और प्रतिस्पर्धा से दूरी बनाए रखा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। ध्यान से देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने युद्ध और प्रतिस्पर्धा से दूरी बनाई रखी, और ये कैसी थी, शांतिपूर्ण थी। ये कैसी थी, गैर सैन्यवादी। नया रिसर्च क्या कह रहा है, नया रिसर्च कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सैन्य क्षमता को कम करके आंका गया है। तो देखो यहां पे फिर ये विचार क्वेश्चन हो गया। नया रिसर्च कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सैन्य क्षमता को कम करके आंका गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सैन्य क्षमता को कम करके आंका गया है, ये विचार। साथ ही साथ यहां पे देखो, पुराने रिसर्चेस में पहले भी मैं बता दिया हूं कि एक रेखीय आवर्जन सिद्धांत जैसे विचारों को ज्यादा प्रमुखता दी गई थी। एक रेखीय आवर्जन सिद्धांत, जब हम लोगों की बात करते हैं तो यहां पे लीनियर माइग्रेशन मॉडल, हिंदी में लिख दे रहा हूं, एक रेखीय आवर्जन सिद्धांत, लीनियर माइग्रेशन मॉडल, इसको हम कहेंगे लीनियर माइग्रेशन मॉडल, इस पे ज्यादा जोर दिया गया था, या एकल प्रजातीयता पे ज्यादा जोर दिया गया था। यानी सिंधुवासी कौन थे, इस बात को एक्सप्लेन करते हुए, इस बात को बताते हुए लीनियर माइग्रेशन मॉडल, एक रेखीय आवर्जन सिद्धांत और एकल प्रजातीयता, सिंगल रेसेस का कॉन्सेप्ट, इस पे ज्यादा एम्फेसाइज किया गया। और उसमें इतिहासकारों ने कुछ ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग केवल प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे, केवल मंगोलाइड थे, केवल द्रविड़ थे, केवल स्टेपीज भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आए हुए लोग थे। तो मैंने बताया था कि इस तरह के विचार को क्या किया गया, नए रिसर्चेस में रिजेक्ट किया गया, खारिज किया गया। नए रिसर्च ने कहा कि जनसंख्या का स्वरूप जो था वो वैसा नहीं था, एकल रेखीय नहीं था, ये तो डाइवर्स था, विविधताओं से भरा हुआ था। यानी कि जैविक बहुलता और विविधता, जब भी हम जनसंख्या की बात करेंगे तो यहां पे हम किस चीज की बात करेंगे, जैविक बहुलता और विविधता। और जब भी आप विविधता की बात करोगे तो विविधता की बात करते हुए जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं, रीजनल कल्चर्स, उनकी आइडेंटिटीज पे आपको काम करना होगा। तो क्षेत्रीय संस्कृतियों की पहचान और उनके अध्ययन को, फिर इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्षेत्रीय संस्कृतियों की पहचान एवं उनके अध्ययन को प्रमुखता दी गई है। क्षेत्रीय संस्कृतियों की पहचान और उनके अध्ययन को प्रमुखता दी गई है, ये बताया गया। तो ये कुछ हिस्टोरिकल स्टडीज है जिसने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वैसी नहीं थी जैसा पुराने स्टडीज में बताया गया कि अत्यंत ही शांतिपूर्ण, समतावादी, पुरोहित राजाओं के माध्यम से संचालित। कहा गया नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नए रिसर्च कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिलिट्री एलिमेंट्स भी थे,
सिंधु घाटी सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था थी, एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी, हालांकि निरंकुश व्यवस्था थी कि नहीं, एब्सोल्यूट मोनार्क था कि नहीं, इस बात को लेके है ना थोड़ी मत विभिन्नता है। निगम संचालित राज्य भी इसको कहते हैं, कुछ लोग कॉर्पोरेट ड्रिवन स्टेट भी कहते हैं, कम्युनिटी ड्रिवन स्टेट भी कहते हैं, बट थोड़ा वहां पे है ना, हाँ, हाईली ऑर्गेनाइज था, अत्यधिक संगठित था, केंद्रीकृत था। बट वो केंद्रीकृत सत्ता पावर डेराइव कहां से होता था, क्या इसके मल्टीपल है ना पॉइंट्स थे या कोई सिंगल सोर्स था, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, निरंकुश सत्ता जैसी चीज थी, इस बात को लेके थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वो है, मत विभिन्नता है। तो अब आपको एक आइडिया लगा कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को समझते हैं तो समाज को समझने के क्रम में बहुत सारे विचार, क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए। तो अब तक जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ और सिर्फ आपको फैमिलियर कराया कि सिंधु घाटी सभ्यता, इस टॉपिक को समझते हुए आपके दिमाग में कैसे प्रश्न जनरेट होने चाहिए। बताओ, आधे घंटे तो मैंने इसी में ले ली कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को समझने में कौन से प्रश्न आपके दिमाग में बनने चाहिए, है ना। टॉपिक पढ़ने के बाद अब तो हर कोचिंग की नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगी आपको, है ना। टीचर्स के वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे। देखना, 8 साल से मैं हिंदी मीडियम नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो लोग 8-10 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं उनकी भी क्लास देखना। ऐसा नहीं कि कोई टीचर है या कोई भी टीचर जो आपको गाइड कर रहा है उसके पास नॉलेज कम है, ज्ञान कम है, नहीं, लोग मेहनत नहीं करना चाहते क्योंकि ब्रांड बन गए हैं, पैसे आ गए। हम तो 8-10 साल से पढ़ाते रहे, सिर्फ पढ़ाते रहे, पैसे के पीछे गए नहीं, है ना। तो आता सबको है, ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन क्या होता है कि फिर बच्चों को लोग पैसेंजर समझ लेते हैं। गाड़ी में भरो, उनकी डेस्टिनेशन पे कोर्स खत्म हुआ, उतारो, फेंको, पैसा आया, बिजनेस चलता रहेगा। तो ये मोनोपोली तोड़ेगा कौन? आप ही तोड़ोगे। मैंने यूट्यूब पे इतनी डिटेल्ड लेक्चर्स डालने की जो शुरुआत की है, इतनी बेहतरीन क्लासेस ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती। यानी कि आज आप जो यूट्यूब पे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जो देख रहे हो, वो आप नहीं तय कर रहे हो कि मैं क्या देखूंगा, मेरे सामने कौन से वीडियोस आएंगे, ये कोई और तय कर रहा है। तो बहुत बड़ा मार्केटिंग का एक एलिमेंट भी इसमें है। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अकेला ऐसा टीचर हूँ, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत ही अच्छा नॉलेज यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये जो क्लासेस मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, इसकी ठीक ठाक मार्केट में कॉस्ट है, प्राइस है, पैकेज होता है जो मैं ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको फ्री में अवेल करा रहा हूँ। तो इस चीज़ के इम्पॉर्टेंस को थोड़ा आप समझिए। कंटेंट की क्वालिटी को इवेलुएट करना सीखिए सबसे पहले, नहीं तो आईएएस बनना दूर की बात है, चौकीदार भी नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो कहते हैं ना कि जब हम किसी लड़ाई में जा रहे हैं तो हमें हथियार को सबसे पहले तैयार करना चाहिए। पेड़ काटना है तो उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है, कुल्हाड़ी को शार्प करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है ये तय करना, ये समझ पाना कि कौन सा कंटेंट हमारे लिए रेलेवेंट है, बेहतर है। हालांकि नए बच्चे थोड़ा सा परेशानी होता है, इसलिए सारे वीडियो मैंने डेमो में डाले। कहीं से कोई भी वीडियो देखो, एग्जाम का क्वेश्चन देखो, कंटेंट की क्वालिटी देखो और थोड़ा एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो, नहीं तो फिर लोग वही कहते रहेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल बेकार है, बेकार है, बेकार है। हिस्ट्री ऑप्शनल बेकार नहीं है, पढ़ाने वाले लोग बेकार हैं, समझ गए। कोई भी ऑप्शनल अच्छा और बुरा नहीं होता है, टीचर्स उसे टॉप पे ले जाते हैं। आप कहते हो PSIR का दौर चल रहा है, वो दौर सिर्फ और सिर्फ एक टीचर की वजह से चल रहा है। वो कौन है आप सभी लोगों को पता है ना। तो PSIR ऑप्शनल अच्छा है, 7-8 साल से टॉप पर है, किसकी वजह से? एक टीचर की वजह से। लेडी टीचर है, बहुत अच्छी टीचर है। तो देखो, ऑप्शनल अच्छा या बुरा नहीं होता है, टीचर उसे टॉप पे ले आता है और टीचर भी किसी ऑप्शनल का बेड़ा गर्क भी कर देते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए टीचर डिपेंडेंट है। ओपन स्टडी जैसी कोई चीज़ है नहीं। ओपन स्टडी इतना वास्ट सिलेबस है कि करने का मौका हमें मिल भी नहीं पाता है, ये भी एक मुद्दा है। चलिए हम आते हैं यहाँ पे सामाजिक जीवन को समझने के क्रम में मातृसत्तात्मक, लैंगिक असमानताएं, श्रम का भार, सामाजिक विभेद, इन सारे मुद्दों को समझते हैं। तो एक पक्ष तो देखिए इसका जो है मैं पहले बता चुका हूँ L8 में कि हड़प्पावासी कौन लोग थे,
ये मैं पहले बता चुका हूं कि हड़प्पावासी कौन लोग थे, बता चुका हूं लेक्चर नंबर 8 में, तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो दूसरा जो डायमेंशन था कि समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, इसी पे हम बात कर रहे हैं। तो जो इसका डायमेंशन नंबर 2 था, समाज में महिलाओं की स्थिति, डायमेंशन नंबर 2 जो था उसी पे हम बात कर रहे हैं कि समाज में महिलाओं की स्थिति, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। समाज में महिलाओं की स्थिति कैसे थी। तो देखो, मैट्रिलिनियल, मैंने कहा पुराने स्टडीज में क्या कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था, मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था या मैट्रिलिनियल था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था या मैट्रिलिनियल था। ये पुराने स्टडीज हैं, किस आधार पर बेस्ड हैं ये स्टडीज। जैसे जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुए, पुरातात्विक उत्खनन हुए, वहां पे क्या हुआ कि हमें एक ही जेनेटिक ट्रेट्स वाली, सिमिलर यानी मिलती जुलती जेनेटिक ट्रेट्स वाली कुछ महिलाओं के स्केलेटन्स मिले, और वो जो सिमिलर जेनेटिक ट्रेट्स वाली महिलाओं के जो स्केलेटन्स थे उसको बेस बना के समान आनुवंशिक गुणों वाली महिलाओं के जो स्केलेटन्स थे उनको एक साथ दफनाया गया था। उसको कुछ हिस्टोरियंस ने स्टडी किया और उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि समाज मातृसत्तात्मक था। हालांकि इससे बात पूरी तरह से स्थापित नहीं हो रही थी, तो एक और पुरातात्विक साक्ष्य लोगों ने ढूंढ लिया और वो था कि सिंधु घाटी सभ्यता से आप देखोगे कि मदर गॉडेसेस, मातृदेवी की जो मृण मूर्तियां हैं, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां हैं, टेराकोटा की बनी हुई मूर्तियां, ये बहुतायत मात्रा में मिली हैं। तो उस जो मृण मूर्तियां जो हैं, मातृदेवी की बनी हुई जो मृण मूर्तियां हैं, उसके आधार पर, फिगरेंस के आधार पर लोगों ने कहा कि मिट्टी की बनी हुई मातृदेवी की मूर्तियां हैं, तो मतलब स्त्रियों की जहां पूजा होती हो उस समाज में स्त्रियों का महत्व तो बहुत बेहतर रहा होगा। एक जनरल कंक्लूजन था लोगों का, है ना, कि महिलाओं की दशा बेहतर थी क्योंकि मदर गॉडेस की आपको मूर्तियां मिल जा रही हैं। मूर्तियां तो आज भी मिलती हैं, बहुत सारी देवियों की हम पूजा और आराधना करते हैं, लेकिन क्या महिलाएं सामाजिक दशा से वंचित हो गई हैं? महिलाओं की सामाजिक दशा बेहतर हुई है? नहीं। आप देखो, दुर्गा पूजा आता है, दशहरा आता है ना, तमाम पुरुष लोग हैं, माँ दुर्गा, माँ काली आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और घर में अपनी पत्नियों के साथ, अपनी माता बहनों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, समाज में दूसरे की माता बहनों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो बताओ, मातृशक्ति की तो आराधना और पूजा आज भी हम करते हैं, पुरुष भी करते हैं। तो मातृशक्ति की पूजा और आराधना होती हो किस समाज में, और सिर्फ इसीलिए मान लिया जाए कि उस समाज में महिलाओं की दशा बहुत उन्नत रही होगी, एडवांस रही होगी, समाज मातृसत्तात्मक रहा होगा, ये बात बहुत तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती है। तो कुछ खारिज किया कुछ इतिहासकारों ने इस विचार को। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखो, लैंगिक असमानताएं, जेंडर डिस्पैरिटीज तो थी, लैंगिक असमानताएं तो थी, जेंडर डिस्पैरिटीज तो थी। कैसे समझ सकते हैं कि लैंगिक असमानताएं या जेंडर डिस्पैरिटीज थी? तो देखो, डेंटल स्टडीज की गई, जेंट्स की भी और लेडीज की भी, पुरुषों की भी और महिलाओं की भी। फिर उन डेंटल स्टडीज से कुछ निष्कर्ष निकले और वो निष्कर्ष कुछ ऐसा था कि महिलाओं को कम मांस मिलता था खाने को, नॉन वेजिटेरियनिज्म था, मांसाहार करते थे लोग, महिलाओं को कम मांस मिलता था खाने को, इसीलिए उनका पोषण का स्तर निम्न था। एक व्याख्या ये भी आई कि पुरुषों को तुलनात्मक रूप से ज्यादा भोजन मिलता था, ज्यादा मांस मिलता था, है ना। तो ये भी एक एंगल ढूंढ निकाला इतिहासकारों ने। साथ ही साथ कहा कि घरों के अंदर, जैसे मैंने बताया था आपको कि आईवीसी पीपल वर द फर्स्ट टू फैमिली विद द कॉटन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कॉटन की जानकारी थी, कपास की जानकारी थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में, घरों के अंदर से जो स्पिंडल वॉल्स मिलते हैं, जो चरखे मिलते हैं, या सूत काटने की जो मतलब छोटी छोटी संरचनाएं मिलती हैं,
टॉय फिगरिन्स में भी ये विजिबल होता है। तो इसको देख के ये अंदाज़ा लगाया इतिहासकारों ने कि घरों के अंदर जो इस तरह का काम है, सूत काटना या अनाज पीसना, फटकना, ये सारा का सारा काम कौन करती थी? महिलाएं करती थी। यानी घर के अंदर जो वर्क बर्डन था, काम का बोझ था, वो महिलाओं के ऊपर था। और ऐसी दशा में हम ये नहीं कह सकते कि समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। यानी मातृसत्तात्मक समाज पूरी तरह से मातृसत्तात्मक था। इस बात को स्वीकार करने में क्या है? कठिनाई है। हाँ, हम इस बात को मान सकते हैं कि महिलाओं का सम्मान, रेस्पेक्ट हो, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि महिलाओं की अधीनस्थ दशा नहीं रही होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक बैलेंस्ड व्यू, संतुलित व्यू। सोशल डिफरेंशिएशन, सामाजिक विभेद, डायमेंशन 3 की अगर हम बात करें कि सामाजिक विभेद था कि नहीं, सामाजिक विभेद था कि नहीं, या जो वर्ग संरचना थी वो कैसी थी, सामाजिक विभेद और वर्ग संरचना। तो मैंने बताया कि जो पुराने विचार हैं वो क्या कहते हैं कि समतावादी, एगैलिटेरियन। नया विचार क्या कहता है कि असमानता था, डीप लेयर्स ऑफ इनइक्वलिटी, यानी गहरे स्तर पर असमानता विद्यमान थी, गहरे स्तर पर असमानता विद्यमान थी। इस बात को हम देख सकते हैं। डीप लेवल्स ऑफ इनइक्वलिटी, देयर वेर डीप लेवल्स ऑफ इनइक्वलिटी, असमानता गहरे स्तर पर विद्यमान थी। ये भी हमें विजिबल होता है। कैसे होता है समझो। जैसे अगर आप नगर विन्यास देखते हो, टाउन प्लानिंग देखते हो, घरों का विन्यास देखते हो, घरों के स्ट्रक्चर्स को देखते हो, तो आपको दिखेगा, जैसे एक कॉन्सेप्ट तो पहले बता चुका हूं कि जो शहर थे 2 भागों में विभाजित थे, दुर्ग और निचला नगर। ठीक है, तो दुर्ग महत्वपूर्ण लोगों का निवास स्थान रहा होगा। कई जगहों पे क्या देखा गया है कि पूरा का पूरा शहर चारदीवारी से घिरा हुआ है। नहीं तो आमतौर पे दुर्ग ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं और उनके बाउंड्री वॉल्स भी हैं सिटाडेल एरिया के आसपास। तो एक तो यही इंडिकेशन है, संकेत देता है कि दुर्ग नगर और निचला नगर, इस तरह से शहरों का जो विन्यास है, शहरों का जो विन्यास है, जिसमें हम क्या देखते हैं, दुर्ग नगर और निचला नगर। तो इसमें जो दुर्ग नगर है, दुर्ग नगर जिसको हम सिटाडेल्स कहते हैं, और जो निचला नगर है, लोअर टाउन निचला नगर, तो इस स्ट्रक्चर को देख के हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि दुर्ग नगर महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निवास स्थान रहा होगा, महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निवास स्थान रहा होगा। ये प्रशासनिक अधिकारी रहे होंगे, प्रशासनिक अधिकारी रहे होंगे, ये उस समय के अभिजन रहे होंगे, एलीट क्लास रहे होंगे, शायद लुटियंस जोन हो उस समय का, साउथ दिल्ली हो उस टाइम का। ठीक है, कुछ ऐसा आप समझ सकते हो ना। दूसरी चीज, जब घरों के विन्यास को देखा गया तो देखा गया कि कुछ घरों के स्ट्रक्चर को देखा गया और कहा गया कि ये घर देखने में कैसे लग रहा है, समृद्ध घर लग रहा है। कैसे समृद्ध घर लग रहा है? जैसे देखो, गरीब लोग जो हैं, श्रमिक वर्ग जो है, अगर उनके घरों में आप जाओगे तो आप देखोगे कि छोटे घर होंगे, एक ही कमरे के अंदर बेडरूम भी है, किचन भी है, स्टोर रूम भी है, अपनी साइकिल मोटरसाइकिल भी उसी के अंदर घुसाए हुए है, 1-2 बकरियां भी उसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, घर का आकार बड़ा होना, घर में कई सारे कमरों का होना, कोर्टयार्ड को होना, प्रकोष्ठ का होना, नौकर के लिए अलग कमरा बना होना, घर में घर के अंदर शौचालय का होना। सोचो आज गवर्नमेंट को शौचालय बनवाना पड़ रहा है लोगों के घरों में, तो उस समय अगर घरों के अंदर शौचालय है, घरों के अंदर स्नान घर हैं, घरों के अंदर आपके प्राइवेट वेल्स हो, निजी कुएं हो, तो ये बड़ी बात है ना। अगर ये सारे लक्षण किसी घर के अंदर दिख रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, वो घर कैसा है, समृद्ध घर है। और सबसे बड़ी बात कि वो बर्न्ट ब्रिक्स या पकी ईंटों का घर हो, घर के अंदर क्या हो, शौचालय हो, घर के अंदर क्या हो, प्रकोष्ठ हो, कोर्टयार्ड्स हो, घर के अंदर क्या हो, श्रमिक के लिए या सर्वेंट के लिए एक अलग कक्ष बना हुआ हो, है ना, नौकर कक्ष, श्रमिक कक्ष की जगह यहां हम सर्वेंट क्वार्टर लिख सकते हैं, सर्वेंट क्वार्टर, नौकर के रहने के लिए कक्ष बना हुआ हो। साथ ही साथ घर के अंदर
स्नान घर हो, घर के अंदर पानी की व्यवस्था हो यानी कि निजी कुएं हो, प्राइवेट वेल्स हो, मतलब इस तरह के लक्षण को देख के घर क्या हो, वेंटिलेटेड हो, प्रॉपर वेंटिलेटेड हो, खिड़कियां उसमें हो, इस सब को देख के हम कह सकते हैं कि ये घर शायद समृद्ध लोगों के रहे हों। तो अभिजन निवास रहा हो, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। वैसे ही कुछ घर ऐसे हैं जिनको देखकर गरीब घर आप कह सकते हो। जैसे देखो, श्रमिकों की बस्ती के भी साक्ष्य मिले हैं। तो कुछ घरों को देखकर हम, घरों के विन्यास को देखकर हम कह सकते हैं कि ये गरीब लोगों के घर हो सकते हैं, और गरीब लोग संभवतः श्रमिक हो सकते हैं, है ना। जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से तो इसका पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। इतिहासकारों ने वो जो घरों की एक संरचना मिली है उसको कूली लाइंस नाम दिया है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त कुछ आवास जो हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यहां से प्राप्त जो कुछ आवास हैं उनको इतिहासकारों ने क्या कह दिया, कूली लाइंस कह दिया, कूली लाइंस के श्रमिक आवास कह दिया। तो इससे पता चलता है कि इलीट क्लास भी था और गरीब वर्ग भी था। अच्छा, इलीट क्लास था, अभिजन वर्ग था, एक तो घर समृद्ध था, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इंडिकेशन है जिनके आधार पर कहा जाता है कि इलीट क्लास था। जैसे एक हिस्टोरिकल फाइंडिंग है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है अल्लादीनो से, एक साइट है अल्लादीनो, एक साइट है अल्लादीनो, और यहां से एक आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है। अल्लादीनो नामक पुरातात्विक स्थल से एक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और वो पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, तो यहां से हमें मिली हैं सोने की डलियां मिली हैं। अल्लादीनो से हमें क्या मिली है, सोने की डलियां। यहां से हमें चांदी के आभूषण मिले हैं, और साथ ही साथ सोने की डलियां, चांदी के आभूषण, और साथ ही साथ अगेट के बने हुए मनके भी प्राप्त हुए हैं। अगेट के बने हुए मनके भी प्राप्त हुए हैं, अगेट के बने हुए मनके भी प्राप्त हुए हैं। तो सोने की डलिया, चांदी के आभूषण और अगेट के बने हुए मनके भी प्राप्त हुए। अगेट सेमी प्रीशियस स्टोन की कैटेगरी में आता है, तो ये सब मिला है। अच्छा देखो, अगर एक जगह से मिला है सोने की डलियां, चांदी के आभूषण, तो सोना और चांदी तो प्रीशियस मेटल है, मूल्यवान है धातु, और ये क्या, अर्ध मूल्यवान है। तो ये मिलने का मतलब है कि यहां पर किसी समृद्ध व्यक्ति का निवास स्थान रहा होगा, और ये समृद्ध व्यक्ति ही क्या रहा है, अभिजन रहा है, इलीट क्लास रहा है, प्रभावशाली व्यक्ति रहा होगा। जैसे आजकल भी चले जाओगे किसी गांव में, किसी शहर में, तो जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो अभिजन है, इलीट क्लास है, जिनके पास धन संसाधन अधिक है, तो सबसे पहले तो उनका घर बहुत बड़ा दिखेगा। फिर घर के आगे पता चले रहने वाले 2 लोग हैं लेकिन गाड़ियां खड़ी हैं 10, क्योंकि दूसरों को दिखना चाहिए कि इलीट क्लास है ना। तो ज़रूरत से ज़्यादा 2-4-10 गाड़ियां हैं, 2-4-10-20 नौकर हैं, तो बाहर से देख के लग जाएगा अच्छा इलीट क्लास है। अच्छा, घर के अंदर सोना चांदी आभूषण तो रहेगा ही, है ना। आदमी जब बाहर निकलेगा तो गले में चेन वेन लगा लेगा, इधर 2-4 चेन लगा लेगा, मतलब दिखाएगा देखो भैया पैसा है मेरे पास, ठीक है। तो इलीट क्लास रहा होगा, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। तो ये बात आप समझ गए। एक और इंडिकेशन है, वो है जैसे प्रॉपर्टी, संपत्ति की हम बात करें तो संपत्ति तो आपने देखी, ये संपत्ति भी इलिटिज्म की तरफ इशारा कर रही है। और जो सील्स और सीलिंग्स हैं, जो मोहरे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, सूचक हैं, जिनसे हम बहुत सारी धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन और तमाम ऐसी चीज़ों को हम समझ सकते हैं। तो संपत्ति, मोहरें और सोशल आइडेंटिटी, सामाजिक पहचान, सामाजिक पहचान, ठीक है, ये इंडिकेटर्स हैं। तो संपत्ति की तो बात मैंने की, है ना। अब देखो क्या है, जो मोहरें हैं, जैसे प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में मोहरों की उपलब्धता अगर कहीं से हो रही है, प्रचुर मात्रा में मोहरों की उपलब्धता अगर कहीं से हो रही है, जैसे मैंने कहा था सिंधु घाटी सभ्यता मौद्रिकीकृत थी कि नहीं, करेंसी बेस्ड सिस्टम थी कि नहीं। पहले आपको बता चुका हूं कि करेंसी बेस्ड सिस्टम कहने में कठिनाई है, क्योंकि हमें ऐसा कोई करेंसी सिस्टम का साक्ष्य नहीं मिलता है। हाँ, बार्टर सिस्टम जैसी चीज कोई अस्तित्व में रही हो, है ना। दूसरी चीज, बार्टर व्यवस्था के अलावा
और क्या अस्तित्व में रहा हो, तो मोहरों का प्रयोग भी किया जाता रहा हो, इस बात की भी संभावना है। यह जो मेटल्स हैं, प्रीसियस मेटल्स, बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य धातु, इनका भी उपयोग ट्रांजैक्शंस के लिए किया जा रहा हो, इस बात की भी संभावना है। तो अगर कहीं प्रचुर मात्रा में मोहरों की उपलब्धता होती है तो इससे भी हम इसको क्या समझ सकते हैं, एक प्रकार की संपत्ति। और इसको हम किससे जोड़ के देख सकते हैं, अभिजन या एलीट क्लास से जोड़ के देख सकते हैं। जैसे लोथल से हमें सील्स और सीलिंग्स, मोहरें जो हैं व्यापक मात्रा में प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है, लोथल से। और लोथल कैसा सेंटर है, बंदरगाह नगर है। बंदरगाह नगर यानी यहां से व्यापार वाणिज्य होता था। ये पोर्ट सेंटर है, डॉकयार्ड। गोदीबाड़ा भी मिला है, बड़ी संख्या में सील्स एंड सीलिंग्स मिली है। तो देखो, पोर्ट सेंटर से बड़ी संख्या में सील्स एंड सीलिंग्स का मिलना इस बात को दिखला रहा है कि जो ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, व्यापार संबंधी लेन देन, जो ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, व्यापार संबंधी लेन देन, इनमें मोहरों का प्रयोग होता रहा हो ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में। ये बात तो इससे स्पष्ट होती है। और सबसे अधिक मोहरें किन दो साइट से मिली हैं, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। अब इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि मोहनजोदड़ो से तो सबसे ज्यादा मोहरें मिली हैं। कुल मोहरें जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है उसका 68% तो केवल और केवल कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता से कुल मोहरें जो हमें प्राप्त हुई हैं उसका 19% हमें केवल और केवल कहां से मिला है, हड़प्पा से। और अगर दोनों को जोड़ देते हो तो कितना हो जाता है, 87%, है ना। यानी टोटल 87% मोहरें कहां से मिली है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। देखो, ये डाटा याद रखना जरूरी नहीं है, रट्टा मत मारना, नोट्स बनाओ। लेकिन इसका जो आइडिया है कि मोहरों, आप लिखोगे कि अधिकांशतः मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं हड़प्पा से, ऐसे मेंस में लिखते हैं। यानी फैक्ट को कम रखना है, जबरदस्ती का फैक्ट डाल के अपनी विद्वता नहीं दिखानी है ना। एग्जामिनर को यह बात ध्यान रखना है, फैक्ट से जो डेराइव कंक्लूजन्स हैं, तथ्यों से जो प्राप्त निष्कर्ष हैं, वहां पे हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ी अलर्टनेस जरूरी है। अच्छा देखो, मोहरों, अच्छा इसका मतलब क्या है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो ऐसे शहर हैं जहां पे समृद्ध व्यक्ति बड़े पैमाने पे निवास करते रहे हैं। लोथल में समृद्ध लोग बड़े पैमाने पे निवास कर रहे हैं। ट्रेड ट्रांजैक्शंस में, व्यापार संबंधी लेन देन में वो लोग मोहरों का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या इतनी सारी चीजों को देख के आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो कि सिंधु घाटी सभ्यता में पूर्ण समतावादी समाज नहीं था, अभिजन वर्ग था, कुछ लोग समृद्ध थे, है ना। और मोहरों पर, जैसे सील्स पर इंप्रेशंस हैं, चित्रांकन है, सील्स पर इंप्रेशंस भी हैं, चित्रांकन भी है। और कुछ इंप्रेशंस जो हैं वो एनिमल इंप्रेशंस है, पशु चित्रांकन है। और उन पशुओं को देखकर कुछ इतिहासकारों ने, जो पशु चित्रांकन यहां पे है, इन पशुओं को देखकर कुछ इतिहासकारों ने टोटेमिज्म की तरफ संकेत किया। और टोटेमिज्म मैं इसके पहले की क्लास में बता चुका हूं, इसलिए मैंने कहा कि वीडियोस को शुरू से देखिए मेरे, कि जैसे पशु है, पशु चित्रांकन है, और उस पशु चित्रांकन को देखकर आपने ये अंदाजा लगाया कि शायद ये पशु किसी कुल का प्रतीक चिन्ह रहा होगा, और वो प्रतीक चिन्ह उस पूरे के पूरे कुल, क्लैन की आइडेंटिटी रही होगी। यानी कि मोहरों पर प्राप्त पशु चित्रांकन टोटेमिज्म की तरफ इशारा करता है, और ये इशारा करता है क्लैन बेस्ड आइडेंटिटी की तरफ, क्लैन बेस्ड आइडेंटिटी की तरफ। और जब हम क्लैन बेस्ड आइडेंटिटी कहते हैं तो इसको हम कहते हैं वंश आधारित पहचान। क्लैन बेस्ड आइडेंटिटी यानी वंश आधारित पहचान। तो यहाँ पे जो वंश आधारित पहचान है, यही किस तरफ हमें संकेत देता है, सामाजिक पहचान की तरफ इशारा कर रहा है। तो देखो, संपत्ति की विद्यमानता, आभूषणों की विद्यमानता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरों का मिलना, लोथल से मोहरों का मिलना, यह अनुमान लगाना कि वो ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल होते होंगे। पशु चित्रांकन को देखते हुए क्लैन बेस्ड आइडेंटिटी, वंश आधारित पहचान या कुल आधारित पहचान की तरफ
संकेत, ये सब क्या दिखलाता है कि कहीं ना कहीं समाज में एलिटिज्म था। तो ये बात आप समझ गए। और कुछ नए डायमेंशंस को हम देखें तो इसी में मैं बताऊं कुछ नए डायमेंशंस को। जैसे अब समाज में इतनी सारी चीजें थी, तो अब समाज में कौन सा वर्ग होगा? तो जैसे देखो, एक वर्ग जिसकी बात की गई थी व्यापारी वर्ग, तो पुरोहित वर्ग। तो पुरोहित वर्ग पे मैं बात करूंगा तो दो चीजें हैं, एक तो हो गया शासक वर्ग, दूसरा हो गया व्यापारी वर्ग। पहले इस पे थोड़ा सा हम चर्चा कर ले। व्यापारी वर्ग, तीसरा वर्ग हो गया पुरोहित वर्ग। शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग और पुरोहित वर्ग। शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग और पुरोहित वर्ग। तो देखो क्या है शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग और पुरोहित वर्ग में क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तृत क्षेत्र है, अगर हम उस विस्तृत क्षेत्र को देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के जो मैच्योर आईवीसी साइट्स हैं, जो शहर हैं, महत्वपूर्ण शहरों को अगर हम देख लें, या फिर शहरों की जो सुनियोजित व्यवस्था है इसको हम देख लें, या व्यापार वाणिज्य को देख लें, और ये व्यापार वाणिज्य आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार का व्यापार वाणिज्य विकसित था, या कुछ प्रमुख संरचनाओं को देख ले, चाहे वो ग्रेट ग्रैनरी हो या ग्रेट बाथ हो, है ना, या फिर रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न पर आधारित सड़कों को देख लें, आयताकार ग्रिड प्रणाली पर आधारित सड़कें, प्रणाली पर आधारित सड़कें, या फिर हम नालियों की व्यवस्था जो है ना, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम देख लें, या हम गोदीबाड़ा देख लें, डॉकयार्ड देख लें, लोथल को पोर्ट सेंटर के रूप में देख लें। बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस हैं जिसको देख के ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी व्यवस्था किसी शासक वर्ग के बिना संभव नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है ना, संभव तभी होंगी जब व्यवस्था कैसी होगी? केंद्रीकृत होगी, सेंट्रलाइज्ड होगी। यानी ये सारी की सारी व्यवस्थाएं किसी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का हिस्सा थी, केंद्रीकृत नियोजन का हिस्सा थी, यह हिस्सा नहीं थी। तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का हिस्सा थी, ये बात कहने में कोई डाउट नहीं है। कोई ना कोई सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग था, बट वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग किस तरह से ऑपरेट होता था? ये जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी, क्या इस सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को दिशा देने में टॉप पर कोई एब्सोल्यूट मोनार्क था? क्या कोई एब्सोल्यूट मोनार्क था? निरंकुश राजा था? इस बात को स्वीकार करने में कठिनाई है, क्योंकि पूरी की पूरी हमारी जो व्यवस्था है वो किस बात पे आधारित है? पुरातात्विक साक्ष्य पे आधारित है। अगर आप निरंकुश राजा की सत्ता को स्वीकार करोगे तो फिर शासक के बाद मंत्री होगा, मंत्री के बाद प्रशासनिक अधिकारियों का सोपान क्रम होगा, प्रशासनिक अधिकारियों का सोपान क्रम होगा। ये चीज हमें नहीं मिलता है। जैसे आप मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य को पढ़ो, तो वहां पे एक पूरा का पूरा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, नौकरशाही की जो व्यवस्था थी, उस पूरे के पूरे व्यवस्था की विस्तृत रूपरेखा आपको मिल जाएगी, वो सोपान क्रमिक ढांचा भी आपको मिल जाएगा। बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मौर्य काल में, गुप्त काल में आप जाके देखो, आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा। चोला पीरियड में चले जाओ, विजयनगर स्टेट में चले जाओ, है ना, मराठा स्टेट में चले जाओ, वो पूरा का पूरा सोपान क्रमिक व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ तांबे के हथियार जरूर मिले हैं, कॉपर के बने हुए हथियार मिले हैं, लोहे के नहीं। मैं किस तरह के हथियारों की बात कर रहा हूँ? तांबे के हथियारों की बात कर रहा हूँ। कुछ तांबे के बने हुए हथियार जरूर मिले हुए हैं, और इस बात की संभावना जताई है कुछ इतिहासकारों ने कि शायद कोई शासक रहा हो, शायद कोई शासक रहा हो, और उस शासक को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उसके आर्म्ड बॉडीगार्ड्स थे, वो शायद इन तांबे के हथियारों का उपयोग करते हो। यानी शायद कोई शासक वर्ग रहा हो, और ये जो तांबे के हथियार हैं, उस शासक वर्ग, जैसे इस शासक के जो बॉडीगार्ड्स हैं, वो बॉडीगार्ड्स इन तांबे के हथियारों का उपयोग करते हो। इस बात की संभावना है, बॉडीगार्ड्स उपयोग करते हो। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि वो शासक कौन था? क्या वो शासक पुरोहित था? क्या वो शासक
कोई बहुत बड़ा व्यापारी था अंबानी अडानी की तरह? क्या वो शासक निरंकुश राजा था? क्या वो शासक लोकतांत्रिक ढंग से चुना गया शासक था? बड़ा मुश्किल है इस प्रश्न का उत्तर देना, है ना मुश्किल? तो अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सप्लेनेशंस थे कि व्यवस्था शायद जो इस व्यवस्था के थी तो सेंट्रलाइज्ड, बट इसके रीजनल सेंटर्स जो थे वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। क्षेत्रीय केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। मल्टीपल फोकल पॉइंट्स थे। समुदाय आधारित ज्यादा था, हम कह सकते हैं। कॉरपोरेट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन निरंकुश शासक जैसी चीज यहां पे नहीं थी। ये ओवरऑल एक विचार निकल के सामने आएगा। तो पुरोहित राजा क्यों कहा गया? क्योंकि पुरोहित था कि राजा था, इस चीज को लेके इतिहासकार खुद ही कंफ्यूज हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि शायद वो जो पावर था वो डेराइव होता था प्रीस्टहुड से, पुरोहित राजा। तो नए रिसर्चर्स ने इस बात को क्वेश्चन मार्क कर दिया है, प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो जो प्रीस्ट किंग का जो कॉन्सेप्ट है, पुरोहित राजा की संकल्पना, आधुनिक अनुसंधानों ने इस पर क्या किया है? प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो शासक वर्ग की उपस्थिति हम मान सकते हैं। मेरी बात समझ गए ना? मेंस पूरा का पूरा लैंग्वेज गेम है। अगर आप भावनाओं में लिख गए कि शासक वर्ग, केंद्रीकृत शासन, निरंकुश राजतंत्र, गड़बड़ हो जाएगा। केंद्रीकृत शासन, शासक वर्ग लिखो, लेकिन लिखो निरंकुश राजसत्ता, अधिकारियों की सोपान क्रमिक व्यवस्था जैसी चीज स्पष्ट नहीं है। हालांकि जो सिटाडेल एरिया है वहां पे महत्वपूर्ण लोग, अभिजन या प्रशासनिक वर्ग रहते हों, इस बात को लेके, इस बात की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। तो एक वर्ग था, निगम आधारित राज्य था, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। कुछ लोगों का मानना है कि शासन के मल्टीपल फोकल पॉइंट्स थे, जो क्षेत्रीय यूनिट्स थी, रीजनल यूनिट्स, क्षेत्रीय इकाइयां, वहां से निर्णय लिया जाता था और मिलजुल के निर्णय लिया जाता था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक पावरफुल स्टेट जैसी चीज थी। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि राज्य बनने की प्रक्रिया यहां देखी जा सकती है, या अर्ली स्टेज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन। राज्य निर्माण की जो आरंभिक दशाएं थी वो जरूर मौजूद थी, और केंद्रीकृत व्यवस्था भी थी। तो देखो, पूरा का पूरा मैंने क्या किया? लैंग्वेज गेम। मेंस कंप्लीटली यही चीज है। ऑप्शनल में जब आप आंसर लिख रहे हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि पढ़ना शुरू किया कोई टॉपिक, रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार। टीचर क्लास में आया, वो क्या करेगा? 10 मिनट के लेक्चर, उसके बाद क्या, लिखो, लग जाओ काम पे। और एनर्जी बचती है जब लिखवाया जाता है। ठीक है, नोट्स ले लो और बैठ जाओ कुर्सी पे, लिखना शुरू करो। सिंधु समाज का सामाजिक ढांचा, भैया एनर्जी तो बहुत बचेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि क्लास डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप भी कभी टीचर बनिए तो इस बात को ध्यान रखिए कि मैं जिस कॉलेज में मैंने पढ़ा था वहाँ मैंने ये चीज़ देखी कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट में लेक्चरर आ रहे हैं, उन्होंने अपना एक नोट्स बना रखा है, और उसके बाद कर क्या रहे हैं? खोल लिया नोट्स को, बोलना शुरू कर दिया, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। भैया फोटोकॉपी मशीन का आविष्कार किस लिए हुआ है? स्कैनिंग मशीन का आविष्कार किस लिए हुआ है? तो ऐसे शिक्षक तो पीढ़ियों को बर्बाद कर देते हैं। ये तो आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। विचार, आइडियाज जब तक बच्चों में न लिखवाना चाहिए। मैंने कहा कि लिखवाने से क्या होता है? राइटिंग स्किल इंप्रूव होती है। तो लिखवाना इज अ पार्ट ऑफ द क्लास प्रोग्राम, बट ज्यादा फोकस कहाँ होना चाहिए कि आपको संकल्पनाओं को समझाया जाए, वो आइडियाज आपके दिमाग में फीड किए जाए, फिर थोड़ा लिखवाया जाए। तो इससे क्लासेस क्या हो जाती हैं? लंबी क्लासेस हो जाती हैं। फिर आपको तो जादूगर चाहिए जो हिस्ट्री ऑप्शनल 90 डेज में फिनिश कर दे। तो जादूगर हैं जादू दिखाने के लिए, ठीक है? तो जादू के चक्कर मत पड़िए, नहीं तो फिर आप जादू हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप ये बात समझ गए। तो अब मैं आपसे कहूं कि सिंधु समाज, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, इसमें कौन कौन से वर्ग रहे होंगे? वर्गीय ढांचा समाज का कैसा रहा होगा? अब इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता का वर्गीय ढांचा कैसा रहा होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का वर्गीय ढांचा कैसा रहा होगा? कौन कौन से क्लासेस यहाँ पे रहे होंगे? तो बहुत आसान है, पहले से जो पढ़े हुए उसी के अंदर से आंसर ढूंढो। जैसे मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया था कि ओरिजिन में कौन लोग थे, तो शिकारी और खाद्य संग्राहक समूह। तो आप कहोगे हाँ, आज भी हैं शिकारी और खाद्य संग्राहक, तो कहोगे शिकारी और खाद्य संग्राहक। देखो कितना आसान है,
मैंने कहा ना कि ये शब्द क्या है, सब भाषा पर पकड़ का खेल है ना। हिंदी के शब्दों को सीख लो, कीवर्ड्स को समझ लो, हिंदी में पढ़ाने लगो। मेरे लिए कौन सी चुनौती है हिंदी में पढ़ाना, इंग्लिश में पढ़ाना, तमिल या तेलुगु में पढ़ाना, वो भी सीख रहा हूँ, है ना। मैंने ट्यूटर लगा लिया है, तो हिस्ट्री में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी पढ़ाऊंगा, मेरी इच्छा है ना। और पिछले 6 महीने से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का वर्गीय ढांचा, शिकारी और खाद्य संग्राहक, एक ग्रुप ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो एनिमल हस्बेंड्री रहा होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, पशुपालक भी हो सकते हैं। और कौन हो सकता है, कृषक हो सकते हैं। अभी हमने व्यापारी की बात की, तो व्यापारी वर्ग भी हो सकता है। हमने कहा सिंधु घाटी सभ्यता में विविध प्रकार के शिल्पों की स्थिति थी, तो शिल्पकार, दस्तकार ये भी हो सकते हैं, शिल्पकार, दस्तकार ये भी हो सकते हैं, ठीक है। पुरोहित की बात की, पुरोहित भी हो सकता है, अग्नि वेदिकाएं वगैरह मिली हैं, पहले की क्लास को देखना, तो पुरोहित वर्ग की भी उपस्थिति हो सकती है। लेकिन पावर वॉज डिराइव फ्रॉम द प्रीस्टली क्लास, शक्ति जो थी वो प्रीस्टली क्लास से डिराइव होती थी, ये बात मानने में कठिनाई है। अभिजन वर्ग था, हाँ था। श्रमिक वर्ग था, हाँ था। कुली हाउसेज और इस तरह के जो प्रमाण है उसको देख के हम कह सकते हैं। तो अब बताइए कि इतनी चर्चा के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। क्या आप 50-60 वर्ड्स नहीं लिख सकते? इजीली लिख सकते हैं। एग्जाम में जब सवाल आएगा तो केवल समाज नहीं पूछा जाएगा, एक ही प्रश्न में हो सकता है कि सामाजिक धार्मिक जीवन दोनों पूछ लिया जाए, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ दोनों पूछ लिया जाए। तो देखो, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो 200-250 वर्ड्स तो बहुत अच्छा लिख सकते हो। साथ ही साथ कंटेंट के लेवल पे जब पढ़ते हुए अपने आइडियाज को, रिसर्चेस को सुना है, समझा है, तो कहीं ना कहीं वो इनपुट आपके आंसर में आएगा जो आपके आंसर को और भी बेहतर बनाएगा, ठीक है। तो एक बार और मैं कुछ चीज़ों को रिपीट कर दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता सांस्कृतिक रूप से कैसी है, डाइवर्स है, विविध है, ध्यान में रखना है। क्षेत्रीय संस्कृतियों के महत्व को स्वीकारना है। रीजनल कल्चर, जो ट्रेडिशंस हैं उनके इंपॉर्टेंस को हमें स्वीकार करना है, ध्यान रखना है। सिंगल लीनियर माइग्रेशन थियरी या मॉडल जैसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना है। एकल रेखीय आवर्जन सिद्धांत को नहीं एक्सेप्ट करना है, बदले में हमको मल्टी लीनियर डेवलपमेंट, बहुरेखीय विकास के सिद्धांत को मानना है। कोई ये कहे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वो लोग थे जो मेहरगढ़ से माइग्रेट होके आए थे, मेहरगढ़ के लेयर 3 से, आपको को भैया ऐसे एग्जैक्टली मत बोलो कि प्रोटोस्लाइट थे या मेहरगढ़ वाले ही थे या द्रविड़ थे, ठीक है। ये क्या थे, बहुक्षेत्रीय सांस्कृतिक परंपराओं से निर्मित थे, ये AASI थे, ठीक है, एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ एशियन इंडियंस, जिसमें अलग अलग समूह थे। क्षेत्रीय सांस्कृतिक प्रणालियां थी, अलग अलग क्षेत्र में बलूचिस्तान, सिंध, है ना, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सब जगहों पे जो छोटी छोटी संस्कृतियां थी, या मेहरगढ़ की कृषि संस्कृति, कुल्ली नाल संस्कृति, सोती सिसवाल संस्कृति, आमरी संस्कृति, कोट डीजी संस्कृति, इन संस्कृतियों से बने हुए लोग हैं। बहुरेखीय विकास रहा है, हड़प्पावासी जैविक रूप से विविध रहे हैं, तो ऐसे आपको मानना है, ठीक है। क्षेत्रीय विकास को स्वीकार करना है। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था, समतामूलक था, आप कहोगे नहीं, गहरे रूप से स्तरीकृत था, डीपली स्ट्रेटिफाइड। समाज कैसा था, वर्ग आधारित समाज था, हाँ था। क्या समाज में अधिशेष कुछ महत्वपूर्ण लोगों के हाथ में केंद्रित थी, हाँ, देख के तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभिजन वर्ग था, तो इस बात की संभावना है। क्या ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण और समतावादी था, तो हम कहेंगे नहीं, पूरी तरह से नहीं। लेकिन हाँ, बाद के काल में अगर हम देखते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अब वैदिक, महाजनपद, मौर्य, लेटर मौर्य, ऐसे जब आप तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो उनकी तुलना में ये क्या है, समतावादी है। मदर गॉडेस की जो मूर्तियां हैं, है ना, मातृसत्तात्मक समाज, क्या उसके आधार पे हम मान सकते हैं? आप कहोगे कि केवल मूर्तियों के आधार पे मातृसत्तात्मक समाज मानने में कठिनाई है। मूर्तियां आज भी हैं, आज भी हम मदर गॉडेसेस की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति तो आज भी है, ये स्थिति बनी हुई है। तो हम मदर गॉडेस को डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते मैट्रियार्की के साथ। मातृदेवी की मूर्ति को, पूजा आराधना को सीधे सीधे मातृसत्ता के साथ जोड़कर नहीं देख सकते, भौतिक दशाओं को देखकर ही हमें निर्णय लेना होगा। यानी आज की जो रिसर्चेस हैं, लेटेस्ट रिसर्चेस, वो मातृसत्ता सिद्धांत को खारिज करते हैं। भौतिक साक्ष्य के आधार पर वो लैंगिक असमानता के साक्ष्य दिखाते हैं, ठीक है।
वर्गीय असमानता की बात को स्वीकार की जाती है। समाज में एक सोपानक्रमिक व्यवस्था थी, ठीक है। व्यापारिक समुदायों का भी महत्वपूर्ण रोल था। निगम आधारित समाज था, है ना। तो पुराने समय का जो इगैलिटेरियन समतावादी समाज का जो मॉडल है, जो डिबेट है, उसको हम काफी हद तक खारिज करते हैं। तो ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता का समाज। अब हम अगली क्लास में, जैसे पीपल, सोसाइटी एंड स्टेट, तो अगली क्लास में हम बात करेंगे राज्य पे, उससे जुड़े हुए जो हिस्टोरिकल डिबेट्स हैं, या राज्य के बारे में बात करते हुए राजनीति। हालांकि आज भी कुछ मुद्दे उसमें से तो आ ही गए राज्य वाले, लेकिन इसके लिए फिर से हम एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ लेक्चर का मतलब ऐसा नहीं है 2-2.5 घंटे की लेक्चर, ये 40 मिनट्स भी हो सकता है, 1.5 आवर भी हो सकता है, डिपेंड्स कि हमें टॉपिक को समझने में कितना समय लग जा रहा है। तो इतिहास वैकल्पिक विषय 2-3 महीने में मैं अपलोड कर दूं ये नहीं कह सकता, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है समय निकाल के फ्री में वीडियोस को अपलोड करना, और इंग्लिश मीडियम की वीडियोस भी हैं। तो हाँ, धीरे धीरे मैं ग्रेजुअली अपलोड करूँगा। तो अभी तो फ़िलहाल अगर आपने कहीं ऑप्शनल की क्लास में एडमिशन लेनी है, ले लीजिए। होपफुली ज़्यादा चांसेस है। देखो, 100 बच्चों से कम में ऑप्शनल की बैच पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि फिर वो बच्चे जब एक समूह में पढ़ते हैं तो उनके अंदर भी एक कंपटीशन की भावना विकसित होती है। और 100 बच्चों का बैच मैं तब बना पाऊंगा जब इस चैनल पे कम से कम 5000 सब्सक्राइबर्स होंगे। जो मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि 5000 सब्सक्राइबर्स के साथ, जो कि मतलब हिस्ट्री वाले बच्चे अगर इसको सब्सक्राइब करते हैं इस चैनल को, तो हम 100 स्टूडेंट्स के बैच पे जा सकते हैं, उस मॉडल पे। और उस बैच में मैं आपको पर्सनलाइज गाइडेंस, इंटरेक्टिव क्लासेस, क्लास नोट्स और डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, वो सब अवेलेबल कराऊंगा। बट वो 5000 सब्सक्राइबर के बाद ही होगा, है ना, और 100 बच्चों का बैच बनने के बाद होगा। तो एग्जैक्टली वो कब होगा ये मैं नहीं कह सकता। 1-2 बच्चों ने पूछा था कि सर पूरी क्लासेस हमें मिल जाती, तो ऐसा कोई वादा मैं नहीं करूंगा। अगर वो स्थिति नहीं बनती है तो पूरी हिस्ट्री ऑप्शनल हिंदी में डाल के टॉपिक सब टॉपिक वाइज मॉड्यूल में मैं छोड़ दूंगा, है ना। अगर वैसी स्थिति बनती है तो हम बैचेस भी लॉन्च करेंगे, और होपफुली वैसी स्थिति बनने में टाइम लग जाएगा, 6 to 8 मंथ्स या 1 ईयर भी लग सकता है। तो इस बीच मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इतिहास वैकल्पिक विषय में गाइड करता रहूँगा। तो जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो गंभीर विद्यार्थी हैं इतिहास वैकल्पिक विषय से संबंधित, तो उन तक इस चैनल को आप शेयर करिए। और वीडियो देखने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।